आइए कुंडली का अध्ययन करते हैं। इस कुंडली को मैंने कल थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की थी। इस कुंडली में आपने देखा मैं सोनू की कुंडली को एनालाइज कर रहा हूँ। पहली वीडियो में कॉमन एनालिसिस कर चुका हूँ और अब इस कुंडली में मैं थोड़ा सा इससे आगे चलता हूँ। ये आपके सामने कुंडली है सोनू की, जिसका बर्थ 79 का है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया, कन्या लगन की ये कुंडली है। अब कन्या लगन की कुंडली में वैसे देखने में तो कॉमन कुंडली दिखाई देती है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ ये जातक बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ है। उच्च पर बैठने के दो कारण साफ दिखाई देते हैं। एक तो बृहस्पति जी उच्च अवस्था में है, एक मंगल ग्रह भी उच्च अवस्था में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही मैनेजमेंट के कारक होते हैं। बृहस्पति जी भी और मंगल ग्रह भी दोनों डोमिनेंट पावर प्रदान करते हैं और बहुत अच्छा सुनियोजित रूप से प्लानिंग करवा करके मैनेजमेंट चलवाने की क्षमता प्रदान करते हैं। और जातक मिथुन राशि का होने से व्यापारिक नीतियां बनाने में बड़ा कुशल होता है। ये एक अद्भुत गुण है। चंद्रमा जब मिथुन राशि में अथवा बुध की राशि में आ जाता है तो उसमें व्यापारिक गुण हो जाता है। यदि जातक स्वयं भी व्यापार न करे तो व्यापारिक नीतियां बनाने में बड़ा कुशल होता है। अब मैं इस कुंडली में ये कुंडली कैसे विशेष हो जाती है और कहाँ कहाँ क्या विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें अब राजयोग के बारे में बतलाता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि कुंडली को देखने के कई प्रकार होते हैं। उत्तर भारत में, मैं उत्तर भारत से यूपी से जिला मेरठ से हूँ और यहाँ प्रचलित वैदिक हिंदू ज्योतिष के अंतर्गत मैं कुंडली को देखता हूँ। अब कन्या लगन की कुंडली को देखने में कुछ बातें मैंने विशेष रूप से महसूस की हैं। कुंडली में दो उच्च ग्रहों के बृहस्पति जी और मंगल के अलावा कुंडली में कैसे कैसे और किस प्रकार से राजयोग बने हुए हैं, मैं इसका वर्णन करता हूँ। ये पहला राजयोग है, कन्या लगन की कुंडली है, लग्नेश चतुर्थ है। आप ये देख सकते हैं कि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, यानी कि लग्नेश कन्या का स्वामी बुध सोम चौथे घर में धनु राशि में बृहस्पति जी के राशि में धनु राशि में बैठा हुआ है। अच्छा बैठा हुआ है, मित्रवत कहा जाएगा। केंद्र का स्वामी केंद्र में है और वैसे भी पहले घर को त्रिकोण भी कहा जाता है। 1, 5, 9 त्रिकोण होते हैं और त्रिकोण का स्वामी भी कहें तब भी केंद्र में बैठता है, केंद्र का स्वामी कहें तब भी केंद्र में बैठता है। केंद्र जो होता है 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाते हैं। अब पहला ये राजयोग हुआ। अब हम दूसरे राजयोग की बात करते हैं। चौथे और सातवें घर के स्वामी बृहस्पति जी धनु राशि चौथे घर में है और मीन राशि सातवें घर में है। तो चौथे और सातवें घर के स्वामी बृहस्पति जी उच्च के होकर के एकादश भाव में लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये दूसरा राजयोग है। अब तीसरा राजयोग मंगल उच्च के होकर के मकर राशि में पांचवें भाव में, यहाँ मंगल बैठे हैं, आप पांचवें घर में गिन सकते हैं। एक घर को बता देता हूँ फिर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 घर होते हैं और ये पांचवा घर आता है गिनती में 1, 2, 3, 4, 5। पांचवें घर मंगल उच्च राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक को साहस होने का गुण प्रदान करते हैं। पांचवें घर से देखा जाता है विद्या, बुद्धि, संतान, प्रबंध क्षमता। इन सब क्षमताओं, इन सब बातों को पांचवें घर से देखा जाता है तो पांचवें घर के पूर्ण पॉजिटिव फल यहाँ से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुंडली को कई प्रकार से विभाजित किया जाता है, कई प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि कोई कुंडली आध्यात्मिक हो सकती है, कोई कुंडली व्यापारिक हो सकती है, कोई कुंडली क्रिमिनल वाली हो सकती है, कोई कुंडली अधिवक्ता वाली हो सकती है। जबकि आदमी एक ही होता है, उसके गुण और चरित्र बदलते चले जाते हैं। तो ऐसे में मंगल इस कन्या लगन में अगर हम देखें तीसरे और आठवें घर का स्वामी होकर के यहाँ बैठा
हालांकि ये अच्छा संयोग नहीं है, लेकिन मंगल उच्च का होने से ये काम धंधे में उच्चता प्रदान कर देगा। अभी मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब चौथा राजयोग। चौथा राजयोग जो है अपने अंदर ही कई सारे राजयोगों को समेटे हुए है। जैसे ये चौथा राजयोग है चंद्रकृत, चंद्रमा से बनने वाले राजयोग। चंद्रमा से बनने वाले राजयोग कौन कौन से हैं ये अलग विषय है, लेकिन चंद्रमा से यहाँ एक राजयोग उत्पन्न हो रहा है। और चंद्रमा से ये सिद्धांत है जो राजयोग उत्पन्न होता है चंद्राधि योग बोलते हैं उसको। जब चंद्रमा से छठे सातवें आठवें, अब घर बदल गए। देखो अब मैं चंद्रमा से गिनती गिनता हूँ। एक पहला तो ये हो गया, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं 2 3 4 5 6। चंद्रमा से छठे शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। सातवें में चंद्रमा से जस्ट सप्तम पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। चंद्रमा से अष्टम पर मंगल बैठे हुए हैं। अगर आप इनकी काउंटिंग करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, शुक्र ग्रह जो कि मार्केस बनते हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं। शुक्राचार्य जी तुला राशि के स्वामी होते हैं और तीसरे घर में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। यदि चंद्रमा से गिने तो छठे बैठे हुए हैं। यहाँ ये पापी होने अथवा मारकता होने का गुण प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा से छठे पापी ग्रह गिने गए। सूर्य 12वें घर के होने से पापी ग्रह गिने गए। छठे सात आठवें अष्टम भाव का स्वामी, यहाँ देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल जो है ये 5वें घर में बैठा हुआ, लेकिन चंद्रमा से गिनने पर ये 8वें घर में है। तो चंद्रमा से छठे सातवें आठवें घर में पाप ग्रह होने से चंद्राधि योग उत्पन्न होता है। एक राजयोग है ये। ऐसा जातक शासन करने की क्षमता रखता है, उसको अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ये मैंने कुंडली में 4 राजयोग बतलाए। पहला लग्नेश का, दूसरा बृहस्पति जी का, तीसरा मंगल का, चौथा चंद्रमा से। देखें तो राजयोग क्या हुए? मंगल के, चंद्रमा के, बुध के 1 2 3 4। पहला बुध का, दूसरा बृहस्पति जी का, तीसरा मंगल का, चौथा राजयोग बना चंद्रमा का। यानी कि मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और गुरु, इन चारों ने मिलकर के जातक को इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया जो कि मालिक से जस्ट नीचे, जो डीजीएम है किसी कंपनी का, ये पैकेजिंग कंपनी में है और व्यापारिक नीतियां निर्माण करके उच्च कोटि की पदवी प्राप्त किए हुए हैं। और ये कुंडली कई अन्य विशेषताओं को भी बतलाती है। अब मैं आपको ये और आगे बतलाऊंगा कि कुंडली में क्या क्या विशेषताएं हैं। एक ही कुंडली कई सारी बातों को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि पारिवारिक कुंडली होना एक अलग बात है कि परिवार का सुख है या नहीं है, अथवा कुंडली धन और ऐश्वर्य किस रूप में प्रदान कर रही है। और जब इतने सारे अच्छे राजयोग बने हुए हैं तब भी जातक स्वयं व्यापारी क्यों नहीं बन पाया? क्या ऐसी कमी रह गई? ये केवल डीजीएम के पद पर है। इसकी संपत्ति कितनी है और इसकी संपत्ति कितनी और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी बढ़ने के चांसेस हैं। अभी मैं और आगे बात करता हूं। ये मैं आपको बता चुका हूं, पाप ग्रह विराजमान कर चंद्राधिकृत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा से तीनों घर पापी ग्रह से कैसे प्रभावित हैं मैंने बतला दिया है। अब इस जातक की मैं दशाओं के बारे में बात करता हूं। अब इस जातक की कन्या लग्न की जातक की कुंडली है। अब यहाँ नीचे आप दशाएं देख सकते हैं। अब दशाएं दिखाई दे रही हैं बुध की महादशा, यानी कि कन्या लग्न के स्वामी बुध की, जो चौथे घर में बैठे हुए हैं, उनकी महादशा चल रही है। वर्तमान में महादशा में यानी कि एक केंद्र का स्वामी या लग्नेश का स्वामी चौथे घर में बैठा हुआ है। इस संपत्ति बढ़ाने का योग बता रहा है, संकेत बता रहा है। अब इस दशा में महादशा यानी 17 वर्ष की है और इस 17 वर्ष की दशा अच्छी गुजरेगी। अब इस महादशा में ये जातक मेरे को मिला, आप देखेंगे ये मुझे जब राहु की दशा शुरू हुई, बुध की महादशा में राहु की दशा शुरू हुई अक्टूबर नवंबर
नवंबर के आसपास मुझे ये मिला, इसने जब कुंडली दिखाई मुझे अपनी। और राहु आप देखेंगे तो 12वें घर में है। आप कुंडली के 12वें घर में देखेंगे राहु शनि के साथ युक्त है। शनि कहाँ के स्वामी है? 5वें और 6ठे घर के स्वामी है शनि। षष्ठेश के साथ युक्त है राहु, यानी कि प्रॉब्लम्स, विघ्न, बाधाएं, झगड़े, झंझट, रोग, मुकदमे इत्यादि परेशानी पैदा करता है। जब कोई परेशानी उत्पन्न होती है तभी कोई जातक कुंडली दिखाता है। अब मैं इससे नीचे आ जाता हूं कि मेरे को ये कहाँ मिले। ये मुझे सज्जन मिले बुध की महादशा में, राहु की अंतरदशा में। ये आप देख रहे हैं मार्च 2020 से शुरू हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। और ये यहाँ बृहस्पति जी की दशा में मुझे मिले नवंबर में, और वर्तमान में शनिदेव की अप्रैल 2021 तक की शनि में दशा है। बुध की महादशा में राहु का अंतर, उसके बाद शनि का प्रत्यंतर है। आप देख सकते हैं अब 3 महीने में बृहस्पति जी ने कैसे फल प्रदान किए, अब मैं इसका वर्णन करता हूं। अब हम फिर ऊपर आ जाते हैं। अब आप ये देखिए, इस कुंडली में बृहस्पति जी उच्च के बैठे हुए हैं। दशाएं बुध की यानी चौथे घर की है, 10वें घर की हैं। ठीक है, चौथे और 10वें घर के स्वामी है बुध, सॉरी गलत बोल गया, लग्नेश के स्वामी, लगन के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है। बुध चौथे घर में बैठे हुए हैं और बृहस्पति जी उच्च के होकर के 11वें घर में बैठे हुए हैं। ये कोण तो अच्छा है, लेकिन सारी गड़बड़ कहाँ हो गई? ज्योतिष के कुछ सिद्धांत फलित होकर के जब सामने आते हैं तब कुंडली की छिपी हुई सच्चाइयां सामने आती हैं। राहु 6ठे घर के स्वामी शनि के साथ 12वें घर में है और शनिदेव सम शत्रु राशि में है, यानी कि 6ठे और 12वें घर का स्वामी की एक तरह से दशा मान ली जाए राहु, क्योंकि उसका फल देता है जिस ग्रह के साथ युक्त होता है, जिस घर में बैठता है, यानी कि 12वें घर में बैठे, 12वें घर का फल देंगे। 6ठे घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, तो जातक को दोनों ही तरफ से, कई तरफ से परेशानियां मिल रही हैं राहु की दशा में। वर्तमान में राहु की दशा, जो राहु की अंतरदशा है, महादशा तो बुध की है, और ये राहु की अंतरदशा परेशान कर रही है। अब परेशानी क्या करिए? परेशानी बृहस्पति जी निकली जो उच्च के बैठे हुए हैं। आप देखेंगे, आपको मैं बताता हूं। एक सिद्धांत है कि ज्योतिष में, आपको लिखा हुआ दिखा देता हूं, ये मैंने स्वयं लिखे हैं, हालांकि मैंने किताबों में पढ़े और बहुत एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ज्योतिष में एक नियम आता है केंद्राधिपत्य दोष का। यदि केंद्र का स्वामी सौम्य ग्रह हो, यानी गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा में से कोई हो, तो या तो केंद्राधिपत्य दोष निर्मित हो जाता है, क्या ही मिलने वाले अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। अब इस कुंडली में चौथे और 7वें घर में, चौथा घर है धनु राशि का, 7वां घर है मीन राशि का, इनके दोनों के स्वामी बृहस्पति जी उच्च के हैं। बृहस्पति जी को सौम्य ग्रह माना जाता है, क्योंकि वैसे भी देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु हैं, सौम्य ग्रह हैं। सौम्य ग्रह होने से बृहस्पति जी को केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। अब केंद्राधिपत्य दोष लगने से जातक को मिलने वाले फल आधे अच्छे हो जाते हैं, यानी कि जो अच्छे फल थे वो आधे हो जाते हैं। उसके बाद एक और दोष उत्पन्न होता है बृहस्पति जी के साथ ही, वो ये उत्पन्न होता है, बृहस्पति जी 7वें घर के स्वामी है। यहाँ देखिए तुला राशि के स्वामी शुक्र है। यहाँ दूसरे घर की बात करूँ, दूसरे और 7वें घर की, 7वें घर में मीन राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति जी उच्च के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन 7वां घर, दूसरा घर मार्केस कहे जाते हैं, सभी लोग इससे अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये बृहस्पति जी मार्केस बन गए, वैसे भी 12वें और 6ठे घर की फल मिलने का समय चल रहा है बुध की महादशा में, तो ऐसे जातक के साथ जब मार्केस की घटना घटेगी तो अलग तरह के परिणाम होंगे। और क्या परिणाम होंगे, मैं इसका विश्लेषण अलग वीडियो में करूंगा। अभी तो मैं आपको बतलाऊंगा। अभी अष्टक वर्ग भी शेष है, अभी ग्रहों की अवस्थाएं भी शेष हैं,
कैसे जातक परेशान हुआ, इस कहानी को मैं बाद में बतलाऊंगा।